और मैंने जिस तरह से आप लोगों के फीडबैक्स और आप लोगों की बातें सुनी, मुझे लगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और कुछ न कुछ हद तक पहली बार जो अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप इसका 25% भी ले पाएंगे, 25% भी बातें अगर एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो उससे भी काफ़ी एडवांटेज होने वाला है। तो हमने फर्स्ट डे, हमने सबसे पहले वाले वीक में प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसके लिए हमने एक्टिविटीज़ की थी। तो फर्स्ट वीक में हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ थी। 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस था एक। हम जैसे हमेशा दूसरे लोगों के हालचाल पूछते हैं, हमें खुद के हालचाल पूछने हैं। सबसे पहला, सबसे पूरी जिंदगी हमारे साथ जीने वाला अगर कोई है तो वो हम हैं। हमारे अलावा मैं एक किरण बेदी का इंटरव्यू सुन रही थी एक बार, वो बोलती है कि मैं खुद अपना जीवन साथी हूँ। अगर हमारा कोई जीवन साथी है तो वो हम खुद हैं, और कोई हमारा जीवन साथी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पैदा हुए और मरे अपने साथ ही। हाँ, कोई और हमारे साथ नहीं रहता है। तो खुद से पूछना है सबसे पहले, अपना हालचाल पहले खुद से पूछना है। हाउ एम आई डूइंग राइट नाउ, मुझे कैसा फील हो रहा है। उसके बाद अपनी सांसों पे ध्यान देना है। अपनी सांसों पे जब हम ध्यान देंगे तो हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे होंगे, हम प्रेजेंट में आएंगे, अपने हालचाल पूछेंगे। उसके बाद हम अपनी पूरी बॉडी में फोकस करेंगे। मेरे शरीर में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, मुझे कहीं कुछ परेशानी तो नहीं हो रही। अपने हालचाल पूछने के बाद बिना किसी थॉट को जज किए, अगर मुझे किसी के बारे में गलत विचार आ रहे हैं कि वो फलाना इंसान बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अगर ये विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो आने दो। उसे हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अगर हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाए कि ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके बाद हमें अपने को डाइवर्ट करना है अपनी सांसों पे। बस इतना ही करना है। 3 मिनट लगा के हमें प्रेजेंट में आने की कोशिश करनी है। जस्ट आइडेंटिफाई। फिर हमने किया था स्क्वायर ब्रीदिंग। स्क्वायर ब्रीदिंग बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो स्क्वायर ब्रीदिंग में इसको ये सब चीज़ों ने, बाहर वाले लोगों ने हमसे चुरा रखे हैं। ये हमारे योगा में बहुत अच्छे से होता है। जो भस्त्रिका प्राणायाम है वही ये स्क्वायर ब्रीदिंग है। इसमें हम सांसों को लेते हैं, लंबी गहरी सांस। आप चाहे 4 सेकंड के लिए लें, चाहे आप 5 सेकंड के लिए दें। कोई भी एक स्क्वायर आप अपने दिमाग में बना लेंगे। 4 सेकंड के लिए हम सांस लेंगे 4 की गिनती के साथ। फिर 4 की गिनती के साथ हम सांसों को अंदर होल्ड करके रखेंगे। फिर 4 की गिनती के साथ हम सांसों को बाहर निकालेंगे, और सांस बाहर निकलने के बाद फिर हम 4 सेकंड वेट करेंगे। तो इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स, एक्सेल फॉर 4 सेकेंड्स एंड होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स। तो हमारा ये स्क्वायर पूरा बन जाएगा। तो इसे इसलिए स्क्वायर ब्रीथिंग कहते हैं। अगले दिन हमने एक्सरसाइज की थी, उसी दिन हमने 5 सेंसेस एक्सरसाइज की थी। नहीं, सेकेंड डे का था। तो जब भी हम बहुत परेशान हैं, जब भी हमारे थॉट्स हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे इमोशंस हमें परेशान कर रहे हैं, और हम उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुझे उन चीज़ों से बाहर निकलना है। जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं होगी कि मुझे उन चीज़ों से बाहर निकलना है, तो मैं उस दलदल में फंसती जाऊंगी। तो वो मेरी इच्छा से ही होगा। हम तो अगर मुझे बाहर निकलना है तो हमें फिर ये 5 सेंसेस एक्सरसाइज, तो ये सब रास्ते हैं निकलने के। तो 5 सेंसेस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, 5 चीजें जो आप देख सकते हो अपने आसपास। तो आपको अपने आसपास देखना है, आप क्या क्या देख पा रहे हो। कोई भी 5 चीजें देखो। 4 चीजें जो आप महसूस कर सकते हो। हमने कपड़ा पहना हुआ है, कपड़े का टेक्सचर महसूस कर सकते हैं। हमारे पैरों में जूते कितने टाइट हो रहे हैं, कितना प्रेशर पड़ रहा है जूतों पे। जुराब हमें कैसी फील हो रही है। किसी ने अंगूठी पहनी है तो अंगूठी से कैसा दबाव पड़ रहा है। चूड़ी पहनी है तो चूड़ी की खनक कैसी लग रही है। तो 4 चीजें, कुछ भी जो आप महसूस कर सकते हो, जिसको आपको पता चल रहा है। 3 चीजें जो आपको सुनाई दे रही हैं। तो आपके आसपास कोई भी महीन सी आवाजें आ रही होंगी। जब आप, अभी हम एक्सटर्नल सुन रहे हैं तो अभी तक हमें सिर्फ बाहर की आवाजें सुनाई देंगी। जब हम मेडिटेशन में बहुत अंदर जाएंगे तो हम अपने अंदर की आवाजें भी सुन पाएंगे। तो अभी हम बाहर की आवाजें सुनेंगे। फ्रिज की आवाज आ रही, पंखे की आवाज आ रही, बाहर कोई गाड़ी चल रही, कोई चीज की आवाज आ रही। तो 3 चीजें जो हम सुन सकते हैं। कोई भी 2 चीजें जो हम सूंघ सकते हैं। अगर किसी ने घर में कपूर जलाया है, अगरबत्ती जलाई है, दिया जलाया है, कुछ भी जलाया, कोई चीज की खुशबू आ रही होगी, या किचन से कुछ पकड़ा होगा उसकी खुशबू आ रही होगी, कोई परफ्यूम होगा। कोई भी 2 चीजें। अगर आप रास्ते में हैं तो आपको किसी गाड़ी के पेट्रोल की स्मेल आ रही होगी, तो आपको वो देखना है। और एक चीज जो आप टेस्ट कर सकें।
अगर आपके पास में कोई चीज रखी हुई है, टॉफी शॉफी रखी है, कोई चॉकलेट है, तो आप एक टुकड़ा मुंह में डाल लीजिए। अदरवाइज कुछ नहीं है तो आप अपने थूक को निगल लीजिए, तो वो भी आप, उसका भी आप टेस्ट महसूस कीजिए कि किस तरह का होता है। तो 5 सेंसेस एक्सरसाइज ये आपके 5-7 मिनट लेगी। तो 5-7 मिनट के लिए आप जब प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप उन विचारों से बाहर निकल पाएंगे जिन पे आप अभी तक घुसे हुए थे, जिन इमोशंस में आप थे। फिर हमने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की थी, कैंडल मेडिटेशन, और मैंने आप लोगों से कहा था इसे आप रोज कीजिए। रोज आप अपने घर में जब दिया जलाते हैं और जब दिया नहीं जलाते हैं तो आप एक कैंडल जला लीजिए और उसकी लौ को ध्यान दीजिए। उसकी लौ किस तरह से, उसकी लौ ऊपर नीचे किस तरह से हिल रही है, उसके साइड में कलर किस तरह के डिफरेंसेस हैं, जब उसमें से अगर मोमबत्ती जलाई है तो किस तरह से वो पिघल रही है और वो नीचे को गिर रही है। तो उसे बहुत ध्यान से हमें देखना है। जब हम 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक करनी होती है ये एक्सरसाइज। अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिल में बहुत पॉजिटिविटी आती है। ये रोशनी का प्रतीक जो है वो हमारे माइंड को बहुत लाइट करता है और हार्ट को हल्का हमें महसूस कराता है। फिर हमने थर्ड डे में बॉडी अवेयरनेस किया था। हमें अपनी सेंसेशंस को महसूस करना है। जो एयर अंदर जा रही है नाक से किस तरह से अंदर जा रही है, हमारी चेस्ट कैसे उठ रही है, बैठ रही है, इन चीजों को हमने महसूस किया था। और हमने नॉर्मल ब्रीदिंग उसके बाद में की थी, नेचुरल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हमें नॉर्मल करना था, लेकिन सिर्फ हमारी बॉडी में होने वाली सेंसेशंस को हमने महसूस किया था। अगर हार्ट बीट हो रही है तो किस तरह से हार्ट मेरी बीट कर रही है, पेट में किसी तरह की आवाज आ रही है, कभी गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, और कभी मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, मेरी रेस्पिरेशन कैसे ऊपर नीचे हो रही है। इन सब चीजों को हमें ध्यान देना है। तो ये बॉडी, अपनी बॉडी के बारे में हमें अवेयर होना है। तो दैट इज द बॉडी अवेयरनेस। उस दिन हमने एक छोटा सा मेडिटेशन भी किया था बॉडी अवेयरनेस के ऊपर। फिर हमने किया था माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हमें माइंडफुल ईटिंग के बहुत एडवांटेजेस होते हैं। इतने एडवांटेजेस हैं कि अगर हम खाना सही से नहीं खाते हैं, हम कभी खाना ज्यादा खाते हैं, कभी खाना, कई लोग बहुत कम खाना भी खाते हैं। तो बहुत कम मतलब वो उस खाने की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए खाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें ये खाना किस लिए खाना है। उस खाने को हम देखेंगे, पहचानेंगे, उसको अपनी आंखों से देखेंगे, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है खाने को देखने से ही शुरू हो जाता है। कई बार खाने के बारे में सोच के ही हमें उस खाने का टेस्ट हमारे मुंह में आने लग जाता है। तो सबसे पहले हम उसको आंखों से देखेंगे। आंखों से देखने के बाद में बहुत ध्यान से उसमें छोटी छोटी चीजों को नोटिस करेंगे कि उसमें क्या क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें समझ में आ रहे हैं, किस चीज से बना है ये आटे से बना है, मैदा से बना है, ज्वार बाजरा गेहूं चावल, क्या है, क्या चीज है, उसके छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स उसको समझने की कोशिश। आपने अच्छे कुक देखे होंगे या जो पुराने लोग होते हैं, वो कई लोगों को छोटे छोटे टेस्ट भी पता चल जाते हैं कि आज इसमें अदरक कम पड़ी है, इसमें अदरक ज्यादा पड़ी। और कई लोगों को, हमारे जैसे लोग हैं कुछ हैं जिन्हें कितना भी खा लिया, खाने के बाद भी पता नहीं चलता कि ये है क्या, ये सामान क्या बना था। तो बस एक मोटा मोटा टेस्ट पता चलता है। लेकिन कुछ लोगों को इतना भी समझ में आ जाता है कि आज इसमें ये लहसुन थोड़ा ज्यादा पड़ गया, आज इसमें आपने क्या इलायची डाली है, आज इसमें ये डाला। तो बहुत छोटे छोटे डिटेल्स भी कई लोगों को समझ में आ जाते हैं। तो वो लोग माइंडफुली चीजों को देखते हैं और समझते हैं, इसलिए उन्हें पता चलता है। तो हमें माइन्यूट डिटेल समझने की कोशिश करनी है। फिर हम थोड़े से खाने को मुंह में रखेंगे और उसका टेस्ट देखेंगे, कि जीभ में रख के उसका टेस्ट देखेंगे कि कैसा टेस्ट है। फिर उसको हम चबाएंगे। चबाते समय उसकी आवाज समझने की कोशिश करेंगे कि आवाज, वो पच पच की आवाज आ रही है, किस तरह की आवाज आ रही है। उस खाने से, हर एक खाने को, रोटी को आप चबाओगे तो उसकी अलग आवाज आएगी, बादाम को आप चबाओगे अलग किस्म की आवाज आएगी। हर चीज को चबाते हुए अलग किस्म की आवाज हमारे मुंह के अंदर से आती है। तो बीच में हमने टच और स्मेल छोड़ दिया, वो भी हमें करना होता है। सबसे पहले सूंघना भी होता है, खाने को टच करना होता है, सूंघना भी होता है, फिर देखा, ये सब चीजें। तो जब हम माइंडफुली खाते हैं तो ये जो ओबेसिटी के मैनेजमेंट होते हैं, और कई लोगों को बहुत जंक फूड खाने की आदत होती है,
वो चीज़ें को वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को ये माइंडफुल ईटिंग की टेक्निक सिखाई जाती है, उनको समझाई जाती है कि माइंडफुल ईटिंग से फ़ायदा क्या होगा। आपको अपने बॉडी में होने वाले फ़ायदों को समझना है कि ये चीज़ मैं खा रही हूँ तो मुझे इससे फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, मेरे लिए ये कितना ज़रूरी है, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी नहीं है, जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो अगर हम इस तरह से खाएंगे तो देर सवेर हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम साइड लाइन कर देंगे जब हम समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू नहीं है। फिर हमने माइंडफुल लिसनिंग का अगले किया था, एक दिन हमने म्यूजिक मेडिटेशन भी इसमें किया था। किसी को सुनना बहुत बड़ी कला है। हम बोलते ज्यादा हैं लेकिन हम सुनते नहीं हैं। अगर कोई हमें अपनी परेशानी बताता है तो कई बार कोई हमें अपनी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए बताता है कि उसे बताना है, उसे हर समय एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, उससे हर समय सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो कई बार अपने सिर्फ दिल का दुख बताना चाहता है। तो अगर कोई इस तरह से हमें सुनने वाला मिल जाता है, कोई हमारी बातों को सुन रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक कला है जो हाँ, कई कई लोग बोलते हैं, कई लोग उसके साथ में उसे अपनी बातें बताने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुनता है और वो बहुत अच्छे से हमारी बातों पे ध्यान देता है। और कुछ लोग होते हैं कि आप बताओगे, बाद में आपके सेंटेंस बाद में पूरे होंगे और एडवाइसेस की झड़ी पहले लग जाएगी। तो एडवाइसेस की उतनी जरूरत हर समय नहीं होती है। अगर कोई हमसे एडवाइस मांगे तब एडवाइस देना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट एक्चुअली required. So mindful listening is an art which needs to be developed. तो this art can be developed अगर हम म्यूजिक सुनते हैं या जो भी चीज़ों की, हम कोई भी चीज़ों को सुनते हैं बहुत ध्यान से सुनते हैं। when we are hearing some sounds from outside we try to make a difference कि when the small sound is coming, when the louder voice is coming, तो वो किस तरह से आ रही है। ट्रक साउंड कई बार क्या होती हैं, बहुत इरिटेटिंग साउंड्स होती हैं, तो इवन हम उन इरिटेटिंग साउंड्स को हम अडेप्ट कर सकते हैं जब हम उसमें कोई जजमेंट नहीं लगाएंगे। सम साउंड इज कमिंग, सम इरिटेटिंग वॉइस इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, और अगर हमें उस चीज से बचना है, हमें वो चीज पसंद नहीं है, तो उसे रेसिस्ट नहीं करना है, उसे अवॉइड नहीं करना है। वी जस्ट विल लेट इट गो इनसाइड कि अब उस समय भले ही आप अपने दिमाग में कोई और कार्टून कैरेक्टर बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए कि हाँ ठीक है इस तरह की आवाज आ रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वो परेशान नहीं करेगी वो आवाज। सो वी कैन लर्न द टेक्निक ऑफ माइंडफुल लिसनिंग। अगले दिन हमने बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुल वॉकिंग किया था। वॉकिंग is not just an activity, it is not just a physical activity, वो एक हमारे मेंटल पीस के लिए, मेंटल बैलेंस के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए, माइंडफुलनेस के लिए, इट इज अ ब्यूटीफुल माइंड बॉडी मैनेजमेंट। So even it improves the heart rate, it improves the respiratory rate। अगर हम बहुत आराम से धीरे धीरे चलते हैं और अपना when we are walking के बीच में 10 मिनट हमें माइंडफुल वॉकिंग करना चाहिए। तो उसमें हमें पता करना है what is the pressure that is being put on our feet, on our shoes, and how much is the distance, how our hands are swinging टू एंड फ्रो, और हमारे बॉडी का पोस्चर किस तरह से हो रहा है। ये सारी चीजें माइन्यूट डिटेल्स जब हम देखेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि हमें बहुत ज्यादा इससे माइंडफुलनेस में एडवांटेज मिल रहा है। देन नेक्स्ट वाज माइंडफुल ड्राइविंग। So mindful driving is also once in a while we should do this mindful driving. Whatever we are driving, whether it is our two-wheeler or it is our four-wheeler, we should check it before when we are driving, and the pressure that we are exerting on our hands, the pressure in the accelerator, in the brake, अभी क्लच, आजकल तो ब्रेक पैर में नहीं है, अदरवाइज स्कूटर में पैर में ब्रेक लगता था, तो उसमें कितना प्रेशर पड़ रहा है। कार चला रहे हैं, व्हाट इज द प्रेशर वी आर पुटिंग, तो हमारे पैर और उसमें कितना वो पड़ रहा है प्रेशर, वो चीज हमें देखनी है। स्टीयरिंग घुमा रहे हैं तो हाथ में और स्टीयरिंग के बीच में किस तरह का प्रेशर पड़ रहा है, किस तरह का डिफरेंस है, वो सब चीजों पे हम ध्यान देंगे। गाड़ी के अंदर क्या क्या सामान है, क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो जब हम माइंडफुल ड्राइव कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट भी देखेंगे, एंड वी विल नो दैट दिस मशीन विल बी आवर बेस्ट फ्रेंड, दैट व्हीकल विल वर्क एज अ वंडर फॉर अस। तो और हम जो इरिटेटिंग साउंड्स आते हैं पीछे से, जो बार बार जो हॉर्न बजा रहा है, उन सब चीजों से भी हम बच पाएंगे व्हेन वी आर डूइंग दिस माइंडफुल ड्राइविंग।
देन आवर सेकेंड वीक हैड बिगन, एक हफ्ता उसके साथ खत्म हो गया था. उसके बाद हम आए थे थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर के ऊपर. सो वी हैड लर्न टू चेंज द थॉट्स. व्हाई द चेंजिंग ऑफ थॉट्स इज इम्पोर्टेंट. हमने बात की थी कि एक सिचुएशन होती है, हमारे थॉट्स क्या हैं. कोई भी एक सिचुएशन है. अच्छा, यहाँ पे पहले ये बताना है कि किसी सिचुएशन की वजह से कोई एक्शन नहीं होता है. मतलब व्हाट आई बिहेव, एवरीबडी बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे इन अ गिवन सिचुएशन. अगर हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम है, यू विल सी एवरी ड्राइवर इज हैविंग अ डिफरेंट रिएक्शन. कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है, कोई बहुत इरिटेट हो रहा है, और कोई गाली दे रहा है, और कोई रेस्टलेस हो रहा है. एंड देयर विल बी वन पर्सन हु इज सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द सिग्नल टू गो ऑफ. तो हर किसी का सिचुएशन सेम है, लेकिन हर किसी का बिहेवियर वहां पे डिफरेंट तरह से प्रेजेंट हो रहा है. सो व्हाई इट हैपन्स. सो अगर सिचुएशन की वजह से बिहेवियर होता है, आउटकम होता है, तो सबका सेम होना चाहिए था. बट हियर वी आर सीइंग द सिचुएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिहेवियर. आवर बिहेवियर इज आवर थॉट एंड आवर इमोशंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल. जो भी हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग ने जिस किसी भी सिचुएशन को किस तरह से इंटरप्रेट किया, उसके बाद हमारा क्या इमोशन बना, उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर होगा. सो इफ विथ अ सिचुएशन आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग विथ माई थॉट, मैं अपना इमोशन मेरा एक आ गया, तो मैं अभी अपने इमोशन को समझने की कोशिश करूंगी. इफ आई ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट टाइप ऑफ इमोशन आई एम हैविंग, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग अपसेट, और आई एम गेटिंग इरिटेटेड. तो जब मुझे इस तरह का इमोशन आया, तो नाउ लेट मी थिंक, मेरे दिमाग में क्या विचार आ रहा है, व्हाट इज द थॉट दैट इज कमिंग टू माई माइंड. जब मैं अपने थॉट को आइडेंटिफाई करूंगी, तो अब मैं अपने थॉट को अगर मैं चेंज करूंगी, अगर मुझे आउटकम अच्छा चाहिए, इफ आई वांट टू चेंज द इमोशन, तो मैं अपने थॉट को चेंज करूंगी, तो मेरा इमोशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. सो आई विल गिव यू एग्जांपल. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम वेट कर रहे हैं किसी का. समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी आर वेटिंग फॉर समबडी. कोई आने वाला है और किसी का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एंड दैट पर्सन इज नॉट कमिंग इन टाइम. तो हमें एक हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि दिस पर्सन ऑलवेज कम्स लेट. ये जानबूझ के मेरे घर में लेट आ रहा है, इसने समझ क्या रखा है, मेरा को बेवकूफ समझ के रखा हुआ है. ये कोई तरीका होता है व्हेन द टाइम इज गिवन एंड दैट पर्सन हैज नॉट रीच्ड इन टाइम. अगर मेरा इस तरह का इंटरप्रिटेशन होगा कि ये बंदा जानबूझ के लेट हो रहा है, तो मेरा इमोशन क्या होगा, मेरा इमोशन होगा कि मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मुझे बहुत इरिटेशन होगा, एंड आई विल बी वेरी अपसेट. और मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि आज के बाद तो मैं इसको कभी अपने घर में खाने पे बुलाने वाली नहीं हूँ. दिस पर्सन इज ऑलवेज लेट. उसके बजाय अगर मैंने रिकॉग्नाइज किया कि मेरा एक इमोशन हुआ है जहां पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और जहां पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो देन आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई माई थॉट, कि मेरे दिमाग में क्या थॉट आया कि दिस पर्सन इज ऑलवेज लेट. तो ऑलवेज लेट वाली जो चीजें होती हैं, अगर मैं उसे अपने थॉट को चेंज करने की कोशिश करूं, एंड अगर मैं सोचूं कि इसे आना था 20 किलोमीटर से, तो 20 किलोमीटर से ड्राइव करके वो जो बंदा आ रहा है, क्या रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हो गई होगी, क्या बात हो गई होगी कि वो लेट हो गया आने में, क्या कारण है कि दैट पर्सन इज लेट. जहां मैंने इस तरह से सोचना शुरू किया, मैंने अपने थॉट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो मेरा वो जो गुस्से का जो इमोशन था, जहां पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो इमोशन चेंज हो जाएगा कंसर्न में. बिकॉज आफ्टर ऑल जो मेरे घर में आने वाला है, वो तो मेरा कोई अपना ही होगा. तो वो उस समय मेरे कंसर्न चेंज हो जाएगी, मेरा जो इमोशन है वो अपने आप चेंज हो जाएगा. तो अगर मैं अपने इमोशन को चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझे अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा. तो मैं इस थॉट को चेंज कर सकती हूँ कि क्या बात है, पता नहीं रास्ते में कोई परेशानी ना आ गई हो, रास्ते में कहीं कोई अटक ना गया हो. तो अगर ऐसे चेंज किया, तो मेरा इमोशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो व्हाई शुड आई चेंज द इमोशन, मुझे क्या जरूरत है अपने इमोशन को चेंज करने की? बिकॉज आई वॉन्ट टू फील बेटर. मुझे गुस्सा होके या इरिटेट होके कोई फायदा तो हो नहीं रहा है. आफ्टर ऑल आई एम वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम. तो अगर मैं उनको आने का वेट कर रही हूं, तो मुझे अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, सो दैट आई फील बेटर. तो भले ही उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से अपने थॉट को चेंज कर सकती हूँ. सो
Why it matters? क्यों मैटर करता है? बिकॉज अवर थॉट्स, एज आई डिस्कस नाउ, थॉट लीड्स टू द इमोशंस. थॉट की वजह से मेरे इमोशंस बन रहे हैं और जो मेरा इमोशन हुआ उसके वजह से मेरा डिसीजन बनेगा. तो मेरा इमोशन क्या था कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. इतना गुस्सा आ गया कि मैंने पूरा दिन लगा के खाना बनाया और मैंने पूरा दिन इंतजार किया और ये बंदा जो है टाइम से मेरे घर में पहुंच भी नहीं सकता है. तो मेरे को इतना गुस्सा आ गया कि मैंने अचानक से डिसाइड कर लिया कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीबॉडी. अभी मैं ये खाना उठा के जो है बाहर फेंक दूंगी. तो दिस विल बी माई, अचानक से मैंने एक डिसीजन ले लिया और मेरा एक एक्शन बिहेवियर. तो दिस इज हाउ उस बिहेवियर के ऊपर, उस डिसीजन के ऊपर मेरा एक्शन हो गया. तो ऐसा तो हम बिहेव नहीं करना चाहते हैं. तो हमें गुस्सा आता है, बर्तन पटक रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, एक फोन कॉल करके, अच्छा देन आई कैन टेक अनदर डिसीजन. एक फोन कॉल करके आई स्टार्ट शाउटिंग एट दैट पर्सन कि व्हाई एवरी टाइम यू आर बिहेविंग लाइक दिस. इंस्टेड ऑफ, अगर मैंने अपना थॉट चेंज कर दिया, अगर मेरा वो थॉट कंसर्न वाले थॉट में होगा तो आई विल बी वरीड and I will take one decision and I will make a phone call and I will ask कि क्या बात हो गई, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं है. So that person will have another story to tell me कि हाँ आज मेरे को रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था, या यहाँ पे रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में कुछ हो गया, कुछ ना कुछ उनके पास बताने के लिए होगा कि why that person is late. कुछ ना कुछ रीजन होगा, या ऑफिस में कोई परेशानी आ गई थी. So I can, my action behavior will change. तो that is why I should change my thinking. Then we had worked on how we can change the thoughts. जो continuous thoughts आते हैं, हमने बात की थी, हमने उसको train of thoughts का नाम दिया था कि ट्रेन की तरह एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन, उसी तरह से हमारे दिमाग में thoughts continuously keep coming. So we can change the pattern. We can stop the thinking process. किस तरह से कर सकते हैं? हम अपने माइंड को डाइवर्ट करके या हम अपने ब्रीदिंग पे फोकस करके, वी विल डिसाइड विच थॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. इफ दैट थॉट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई विल लेट इट, मैं उसको हवा पानी दूंगी एंड आई विल लेट इट मूव ऑन. अगर वो थॉट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू मी, देन आई विल लेट दैट थॉट गो अवे. आई विल वेट फॉर इट टू मूव अवे आउटसाइड. है ना, जिस तरह से हमारे ट्रेन में नहीं चढ़ते, उस तरह से हम हर थॉट को हवा पानी नहीं देते. किसी ने हमारे साथ में 10 साल पहले कुछ कर दिया और वही थॉट हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली आ रहा है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है. उन बातों को सोच के जब मुझे पता है कि मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला और मैं कुछ करने भी नहीं वाली, तो फिर उस थॉट को पालने से कोई फायदा नहीं है. मेरे बॉडी को नुकसान हो रहा है और मेरा आउटपुट जो है, जो मैं वो टाइम बेटर कामों में लगा सकती थी, वो काम मैं उस थॉट में वेस्ट कर रही हूँ. बिकॉज जो एनर्जी होती है ना बॉडी की, दैट एनर्जी इज लिमिटेड. वी डोंट हैव अनलिमिटेड एनर्जी. जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे थिंकिंग में भी जाता है, प्रोसेस इमोशंस में भी जाता है और हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में भी जाता है. तो अगर हम उस खाने की जो हमारी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर देंगे इन थॉट्स में, तो हम उसे बेटर चीज में यूज नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, और जिनके थॉट्स थोड़े लिमिटेड होते हैं और जो वो काम की चीजों को सोचते हैं तो वो बहुत अच्छा सोचते हैं और वो क्वालिटी काम कर पाते हैं. बिकॉज दे हैव मेड देयर माइंड क्लियर ऑफ अननेसेसरी थिंग्स. मेरे टेबल में अगर बहुत कचरा पड़ा होगा तो मैं उस पर काम की चीज नहीं रख पाऊंगी, लेकिन अगर मेरा टेबल खाली होगा तो मैं अपना प्रोजेक्ट अच्छे से फैला के उसको बहुत अच्छे से करूंगी और बहुत सुंदर काम कर पाऊंगी. तो सेम वे, अगर मेरे दिमाग में कम विचार होंगे तो उन विचारों को मैं अच्छे से पनपा पाऊंगी और उसमें मैं बहुत अच्छा फोकस कर पाऊंगी. सो दैट इज व्हाई आई शुड बी माइंडफुल ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग. देन नेक्स्ट डे वी वर वर्किंग ऑन सॉर्टिंग थॉट्स इनटू बॉक्सेस एक्सरसाइज. तो हमारे पास जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं और जो भी हमारी सेंसेशंस होती हैं, हमें कभी कभी टाइम निकाल के अपने थॉट, फीलिंग और सेंसेशन को सेपरेट करने की कोशिश करनी चाहिए. हमें समझना चाहिए कि अगर ये एक थॉट है, ये एक फीलिंग है और ये एक सेंसेशन है, विदाउट जजिंग. तो जब हम इस तरह से अपनी चीजों को अलग अलग करेंगे
तो हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम पता कर पाएंगे कि अभी मुझे नाराजगी हो रही है, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे डर लग रहा है, फियर का इमोशन है, और अभी मुझे सैडनेस का इमोशन है, अभी मुझे हैप्पीनेस का इमोशन है। तो जब हम इन चीजों पे अपने बॉडी पे ध्यान देंगे तभी हम अपने चीजों को समझ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। फिर हमने बात की थी अर्ज मैनेजमेंट। अर्ज मैनेजमेंट, जो भी चीज का अर्ज होता है, जैसे कुछ खाने का अर्ज है, कोई गुस्से का अर्ज है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा सैडनेस है, तो हर चीज का एक वेव होता है। इवन हैप्पीनेस हैज अ वेव। हम बहुत खुश होते हैं। अभी मान लीजिए मैंने अपने किसी कोर्स में टॉप किया और मुझे 100% मार्क्स मिल गए, तो एक टाइम आएगा कि आई विल बी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन वो एक्साइटमेंट का भी एक समय होगा, थोड़ी देर के बाद वो वेव नीचे चली जाएगी। मैं 24 घंटे उछलती नहीं रह सकती हूँ, तो दैट वेव विल ऑल्सो फॉल डाउन। तो सेम वे हर चीज का एक वेव होता है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्से का भी एक वेव होता है। अगर हम दुखी हैं, बहुत ज्यादा हमारे साथ में कोई हादसा हो गया है, हम बहुत परेशान हैं, उसका भी एक वेव होता है, वो भी कम हो जाएगा, समय के साथ वो भी घट जाएगा। तो इट इज बेटर कि हम उस वेव के साथ फ्लो करें और हम आइडेंटिफाई करें कि वेयर इन माई बॉडी व्हाट एम आई फीलिंग, हाउ एम आई फीलिंग, when I will be able to move along with that wave, and I will change my focus in my breathing, and then again I will think what type of urge I am having। मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कहाँ से ये अर्ज फील हो रही है। जब मैं उस पर फोकस करूंगी थोड़ी देर, तो मैं रियलाइज करूंगी कि धीरे धीरे वो अर्ज खत्म कम होती जा रही है। सेम वे हमें जब ऐसी चीजें खाने का मन करता है जो हमें पता है कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, जो मुझे नहीं खाना चाहिए, तो मुझे अगर जैसे ही मन किया खाने के लिए, मुझे फट से उठ के जाके खाना खा नहीं लेना चाहिए। आई शुड वेट, आई शुड वेट एंड आइडेंटिफाई वेयर आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे पेट में भूख लग रही है, मुझे खाने का मन कर रहा है, तो मुझे मन कर रहा है, तो ये मन होता क्या है, वॉट इज इट। आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर इट इज, वेयर द अर्ज इज कमिंग। सो व्हेन आई विल स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स, मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी समझने में, तो मैं रियलाइज करूंगी कि मुझे उतनी ज्यादा भूख लगी नहीं थी। इट वॉज जस्ट आई वॉन्टेड टू डाइवर्ट माई अटेंशन, या मुझे कोई स्ट्रेस था जिसकी वजह से मैं खाने पे जा रही थी। जब मैं फोकस करने लगूंगी, मैं रियलाइज करूंगी कि मुझे उतना ज्यादा भूख नहीं लगी थी, और अगर फिर भी मन करेगा तो मैं थोड़ा सा खा लूंगी, थोड़ा सा खा के अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर पाऊंगी। उसके अगले दिन हमने बात की थी इनर पर्सनालिटी की। वी हैव गॉट इनर क्रिटिक्स। एक होता है, वन इज अवर इनर चीयर लीडर हु इज ऑलवेज देयर टू चीयर अस, एंड वन इज अवर इनर क्रिटिक जो हमेशा हमें बोलता रहता है कि यू आर अ यूजलेस पर्सन, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। सो दैट इज द क्रिटिक हु क्रिटिसाइजेस एट एवरी पॉइंट, एंड वन चीयर लीडर। सो वी हैव टू डिसाइड whom we want to keep with us. Do we want more of a critic or do we want more of a cheerleader? And the personality is 4 types. One is the worrier who will always keep worrying, जिसको हमेशा चिंता रहती है that समथिंग विल गो रॉन्ग, सब कुछ गलत होने वाला है, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, इफ आई डू लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू हैपन, इफ आई कुक चपाती, मैं आज रोटी बनाऊंगी तो मेरी रोटी जल जाएगी, मैं सब्जी बनाऊंगी मेरी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, मैं कोशिश करूंगी तो मेरा जो है यहाँ पे मसाला कम पड़ जाएगा, मसाला ज्यादा हो जाएगा, लोगों को मेरा पकाया खाना पसंद नहीं आएगा, अगर मैं ये प्रोजेक्ट हाथ में ले लूंगी तो मुझसे अच्छा नहीं होगा। तो ऑलवेज वरीड, हमारे पास में हमेशा कोई ना कोई रीजन, जो ये वरियर टाइप के लोग होते हैं ना, उनके पास में हमेशा वरी करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। अगर कुछ नहीं है तो वो अपनी हेल्थ को लेके वरी करने लग जाएंगे, तो दे विल हैव समथिंग और द अदर। देन अनदर इज द क्रिटिक पर्सनालिटी, एज आई हैड जस्ट सेड, हु विल ऑलवेज क्रिटिसाइज और जज पीपल। चाहे खुद को जज करेंगे, चाहे दूसरों को जज करेंगे, चाहे अपने बिहेवियर को जज करेंगे, या हमेशा गलतियां ढूंढते रहेंगे। आपने देखा होगा हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी की गलती ढूंढते रहते हैं। उनको काम ही यही है कि वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया, वो आज ऑफिस से देर में आया, वो आज लड़की स्कूल जल्दी चली गई, वो स्कूल से देर में आई है। तो उनका काम होता है सिर्फ क्रिटिसाइज करना और जज करना, तो दे विल ऑलवेज फाइंड। तो हमारा भी एक इनर क्रिटिक होता है जो हमेशा जज करता रहता है।
Then the third personality is the victim personality. One person will always feel that मैं तो बेचारा हूँ, I am a poor person. If only this had happened, I would have progressed. अगर मेरा environment अच्छा होता, मुझे भी अच्छा माहौल मिला होता, तो मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली होती. अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, वो हमेशा किस्मत में चले जाते हैं. अगर मुझे भी बहुत अच्छा परिवार मिला होता, मेरे माँ बाप के पास भी करोड़ों रुपया होता, तो मैंने भी ये कर लिया होता. अगर मुझे अच्छा बॉस मिला होता, तो एवरी टाइम दैट पर्सन फील्स विक्टिम. दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन. तो वो अपने चीजों से सीखते नहीं है और बाहर की चीजों से भी सीखते नहीं है. सो अपनी फेलियर को दे अटैच टू द सोसाइटी और टू द अदर पीपल. देन कम्स द परफेक्शनिस्ट. एक होता है परफेक्शनिस्ट, जिसे हर काम परफेक्ट चाहिए. परफेक्ट मतलब परफेक्ट ही होना चाहिए. अगर थोड़ा सा पेन दाएं का बाएं रखा हुआ है, थोड़ा सा गलत रखा हुआ है, तो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. घर साफ होना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा भी कहीं धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए. तो इसमें कोई बुराई नहीं है टू बी परफेक्शनिस्ट. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते. वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब उनको खुद अपने काम परफेक्ट नहीं लगते. इवन आफ्टर डूइंग 100%, दे फील दैट दे हैव नॉट डन इट अप टू द स्टैंडर्ड. तो उनके स्टैंडर्ड्स का लेवल हमेशा ऊपर होता रहता है. दे आर नेवर सेटिस्फाइड. तो सिंस दे आर नेवर सेटिस्फाइड, तो वो किसी काम को आगे बढ़ के लेते ही नहीं है. तो वो कोई चीज में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते. उन्हें लगता है कि मैं अच्छा नहीं करूंगा, तो अगर अच्छा नहीं करूंगा तो मुझे नहीं करना चाहिए. सो दीज आर अवर इनर क्रिटिक्स पर्सनैलिटी. सो वी शुड नो, वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई what type of a personality right now I am having, और मुझे इस चीज से आगे कैसे बढ़ना है. Then for accepting the emotions, हमने देखा था रेन टेक्निक. रेन इज I need to recognize what is happening. मुझे सबसे पहले अपने इमोशंस को, जैसे मैंने बताया, समझने की कोशिश करूंगी. और अभी मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे बॉडी में कहाँ हो रहा है, कहाँ पे वो इमोशन आ रहा है. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे दिमाग में बेचैनी हो रही है, मेरे मन में बेचैनी हो रही है, कहाँ हो रही है. तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि मुझे हो क्या रहा है. उसके बाद अलाउ इट. जो हो रहा है उसे होने दो. जो मुझे हार्ट बीट मेरी बढ़ रही है उसे बढ़ने दो. बस उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे समझने की कोशिश करनी है. देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द इनर एक्सपीरियंस. आई एम फीलिंग सैड. हाउ डू आई नो दैट आई एम फीलिंग सैड? खुद से पूछना है. बहुत सारे सवाल हमें खुद से करने हैं कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर फीलिंग हो रही है तो ये मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है. आई एम सपोज टू आइडेंटिफाई. हाउ डू आई नो दैट आई एम फीलिंग इट दिस वे? और उसके बाद इन द एंड हमें नॉन आइडेंटिफिकेशन करना है. नॉन आइडेंटिफिकेशन मीन्स दिस इज एन इमोशन. I will never say that I am depressed. I will say I am feeling depressed. I am feeling sad. So it is a feeling. I am not depressed. अगर I am depressed मतलब मैं डिप्रेस्ड हूं, वो बोलने का मतलब है कि मैं ही डिप्रेस्ड हूं. मैं डिप्रेस नहीं हूं, ये अगर मेरी फीलिंग रहेगी. इफ आई फील दैट दिस इज माई फीलिंग कैन चेंज. सो आई कैन चेंज माई फीलिंग एट एनी टाइम. मैं थोड़ा सा उस पर मेहनत करूंगी, थोड़ा सा उस पर काम करूंगी. अभी मुझे ऐसा विचार आ रहा है. आई कैन चेंज माई थॉट्स, आई कैन चेंज माई फीलिंग्स, आई कैन चेंज माई इमोशंस. तो जब वो अगर सिर्फ एक फीलिंग है तो मैं उसको आगे बढ़ के बदल दूंगी. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रिमेन दिस वे. I don't want to remain depressed. तो I don't want to feel continuously depressed. तो अगर मैं continuously नहीं डिप्रेस रहना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं वर्क करूंगी. फिर मैं देखूंगी कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज पे मैं आगे क्या कर सकती हूँ. सो दिस इज द रेन टेक्निक फॉर एक्सेप्टिंग द इमोशंस. बिना एक्सेप्ट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. जो चीज जैसी है हमें पहले उसे वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. फिर हमने एंगर की बात करी थी. एंगर क्या होता है, एंगर क्यों होता है? सबसे पहले एक ट्रिगरिंग इवेंट आता है. किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मुझसे कुछ कह दिया, तो वो एक ट्रिगरिंग इवेंट है. बॉस ने कह दिया तो मुझे अब मुझे लगा, और नॉर्मली मुझे डांट दिया किसी ने. हमें गुस्सा क्यों आता है? किसी ने हमारे बारे में गलत बात कह दी, या किसी ने हमें डांट दिया, या किसी ने हमें लेट डाउन कर दिया. तो क्या हुआ, मेरा ईगो हर्ट हो गया और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे आ गया. So somebody has said something, that is a triggering event.
अगर किसी ने कुछ कहा है तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा, तो मेरे को नॉर्मली नेगेटिव थॉट्स आएंगे. वी विल हैव सम ऑटोमेटिक थॉट्स विच आर जनरली नेगेटिव, वो पॉजिटिव तो होंगे नहीं उस समय. एंड आई विल हैव अ फीलिंग दैट आई एम अ यूजलेस पर्सन, आई एम नॉट एबल टू डू, आई एम नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस. इस तरह के कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे. तो जब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो मेरा जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, तो मेरे बॉडी में जो है बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, मुझे किसी न किसी तरह की अंदर एक इमोशंस मेरे पैदा होंगे, मुझे बुरा लगेगा. फिर फिजिकल सिम्टम्स होंगे. फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगे? फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे. मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और मेरा रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा. गुस्से में नॉर्मली हार्ट बीट, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है. जॉस क्लेंच हो जाते हैं, हाथ हम ऐसे टाइट कर देते हैं, मुट्ठी भींच देते हैं. जब बहुत गुस्सा आता है तो हम कंट्रोल करने के लिए ना, वी ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स. तो छोटे बच्चे को भी देखा होगा, उसे गुस्सा आता है तो ऐसे मुट्ठी बंद करता है. तो हमारे क्लोजिंग हमारे जो है बॉडी पोस्चर बन जाएगा. वी विल नॉट बी ओपन, वी विल बी हैविंग अ क्लोज बॉडी पोस्चर. सो वी विल हैव वेरियस सच टाइप ऑफ सिम्टम्स. उसके बाद ये सब पहले की चीजें हैं, तब हमारा कोई बिहेवियरल रेस्पॉन्स होगा. तो वी विल शो अवर बिहेवियर टू द आउटसाइड वर्ल्ड. आउटसाइड वर्ल्ड को हम क्या बिहेवियर दिखाएंगे? इफ वी आर इन द सुपीरियर पोजीशन, अगर हम बॉस वाली पोजीशन पे हैं, और तो हम अगले को डांट सकते हैं, अगले की पिटाई कर सकते हैं, बच्चा है उसको थप्पड़ मार सकते हैं, या हम इस तरह का कुछ करेंगे, या हम प्लेट फेंक देंगे, बर्तन फेंक देंगे, जो भी करेंगे. और अगर हम किसी ऐसी पोजीशन पे हैं कि हम अपना गुस्सा अगले को नहीं दिखा सकते, तो हम उस गुस्से को अंदर दबा के रखेंगे. तो जब हम उस गुस्से को अंदर दबा के रखेंगे, ये इतनी चीजें तो हो गई है ना, फिजिकल सिम्टम्स भी हो ही रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें इरिटेशन हो रही है, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ऑलरेडी. इट इज ओनली व्हाट बिहेवियर वी हैव शोन आउटसाइड, दैट इज नॉट व्हाट इज एंगर. एंगर इज द कंप्लीट साइकिल. ये जो पूरी साइकिल है, ये जो पूरी हमारी साइकिल घूम रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंगर. तो हम इस बिहेवियर को, अगर हम इस ट्रिगरिंग इवेंट और बिहेवियर को हम बीच की ये जो डिस्टेंस है उसको हम बड़ा कर देंगे, इस रेस्पॉन्स साइकिल को हम बड़ा कर देंगे, तो हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं. इतनी you do you know only 90 seconds are required to change our emotions. 90 सेकेंड में हम अपने विचारों को बदल सकते हैं. अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें बस 90 सेकेंड तक, मतलब 1.5 मिनट तक, बस 90 सेकेंड तक आप इंतजार कर लीजिए. आप एकदम से रिएक्ट मत कीजिए. जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड यू विल रियलाइज दैट वेव विल फॉल डाउन विद इन दैट 90 सेकेंड्स. तो जब वो वेव आपकी नीचे आ जाएगी, जब आपके गुस्से की तीव्रता कम हो जाएगी, उस समय आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, काफी हद तक क्लियर हो जाएगा. आप ठंडे दिमाग से सोचना कि मुझे अगले को कैसे रिस्पॉन्ड करना है. इवन इफ यू वांट टू स्लैप दैट पर्सन, दैट इज अप टू यू, यू कैन डिसाइड. लेकिन आप उस गुस्से को अपने अंदर नहीं लेंगे, आप अपने बॉडी को रिएक्ट नहीं करेंगे, और आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत सोचा समझा रिस्पॉन्स होगा, वो एक रिएक्शन नहीं होगा आपके बॉडी का. सो दैट इज व्हाट इज वी कैन चेंज. और अगर मुझे लगता है इतनी देर में कि मेरे गुस्सा करने से मेरे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, इस तरह का बिहेवियरल रेस्पॉन्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किस तरह का जवाब देना है, मुझे बताना है, बट इन अ बेटर वे. देन वी हैड वर्कड ऑन विलिंग हैंड्स एक्सरसाइज. विलिंग हैंड्स में हमने बात की थी, अरे 9:45 बज गया. विलिंग हैंड्स में जब हम ओपन पोस्चर करते हैं, हाथों को खोलते हैं, तो दैट इज ऑलवेज दैट एंगर, गुस्से को कम करने के लिए, बॉडी टेंस को खोलने के लिए ये विलिंग हैंड्स एक्सरसाइज हमने की थी. देन डिजायर्ड इमोशंस को चेंज करने के लिए हमने काम किया था, इंटेंशनली क्रिएटिंग द डिजायर्ड इमोशंस. हम किस तरह से करते हैं? आइडेंटिफाई, जो भी ड्रीम है आपका उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद रियल रीजन उसके पीछे क्या है, और शॉर्टकट एक्सपीरियंस. वी हैड वर्कड ऑन दिस कल्टिवेशन सर्कल. देन स्माइल, हाफ स्माइल टेक्निक, हाउ स्माइल वर्क्स एज मिरेकल. देन ग्रेटिट्यूड का तो एक पूरा ही क्लास अच्छा वाला था. सरेंडर मेडिटेशन सॉरी. तो दिस वाज ऑल. अभी मैंने मेरी घड़ी पे नजर पड़ी तो 9:45 बज गया, मुझे लगा आप लोगों को भी बहुत काम होगा. एंड सो मेडिट इन द एंड. अभी कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं. हाँ,
Someone would like to say? मैं बोलूं? हाँ जी, आप जब वो बोल रहे थे ना 90 सेकेंड्स में हम हमारे थॉट्स को इमोशंस, हाँ, एंगर वाला, या तो मुझे याद आ रहा था कि व्हेन आई वाज यूज्ड टू एंग्री सो मच दैट टाइम, मैं अपना अगला डायलॉग रेडी कर लेती थी कि अब इनका जवाब मैं क्या देने और मतलब आप जब बताते हो ना स्टेप बाय स्टेप कि हाँ ये होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि यार काश उस टाइम ये होता तो मैं कंट्रोल कर पाती। बट हाँ कि अब अगर मेरे साथ कभी सिचुएशन फिर से हुई, एंजाइटी हुई या हाँ, डिप्रेसिंग जैसा सिचुएशन हुआ, तो मुझे पता है कि ओवरकम किस स्टेप पहला लेना है, कौन सा स्टेप दूसरा लेना है, तो वो काफी हेल्पफुल है ये सब। अभी तक के जो भी 14-15 डेज हम कर रहे हैं, तो थोड़ा मतलब आसान रहेगा अब करना। हम हम हर बार जो है बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके बाद फिर हम रियलाइज करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सो जहां हमने रियलाइज किया लेटर ऑन दैट आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन दिस वे, इसका मतलब कि हम उस समय भी कंट्रोल कर सकते थे। अगर मुझे लगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया तो ठीक है, देन इट्स ओके। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता वो रिलेशन जाने से, देन दैट इज फाइन, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। बट most of the time, 90% of the time, in fact I will say 99% of the time, we realize that I could have handled the situation in some other way, इन बेटर वे भी। so in a better way. तो जहां पे हम अपना कन्वे भी करवाते बातों को, और अगला समझ भी जाता, और हमने गुस्सा भी नहीं किया जाता। अभी जैसे राखी जी बता रहे थे, तो अगर आपको किसी ने कुछ बोला है तो आप अगर प्लान करके उन्हें जवाब दोगे, सोच समझ के आप जवाब दोगे, तो यू कैन क्लियरली आउट ऑफ योर क्लियर माइंड यू कैन टेल देम व्हाट यू फील, कि आई एम गोइंग फॉर, आई हैव कम हियर फॉर एजुकेशन एंड दिस इज माई नीड ऑफ द आवर, और उसमें मुझे आपके राय की जरूरत नहीं है। अगर आप भले ही आप ये भी बोल दो उनको कि मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है, थैंक यू, मुझे आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपके पास आऊंगी, बट नॉट टू द टीचर, टू द अदर पीपल। टीचर के बारे में आपको और सोचना पड़ेगा कि आपको क्या जवाब देना है, या फिर आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो कि मैडम आपने मुझे ऐसा बोला, तो दिस इज हाउ आई फेल्ट, मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। तो अगर आप अपने अपने उनको पॉइंट्स बताओगे ना कि मैडम मुझे बहुत बुरा लगा, तो वो आपको समझेंगे कि आपको बुरा लगा उनके बोलने से, एंड आप मुझे हेल्प कीजिए एंड यू गाइड मी, शी विल बी एबल टू गाइड यू इन अ बेटर वे। तो ऐसा होता है, हमें वही चीज कन्वे करनी है, लेकिन गुस्सा हमें अंदर नहीं रखना है, हमें बताना भी है और इन अ प्रोडक्टिव वे बताना है, जिससे किसी और को भी नुकसान ना हो और मुझे भी नुकसान ना हो, और मैंने भी कन्वे कर दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैंने कन्वे कर दिया। और कई बार आप रियलाइज करोगे कि जो चीज आप गुस्से में करते हो वो नुकसान करती है, लेकिन जब आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में किसी को बोलते हो ना, तो वो अगला बंदा समझ जाता है, उसे आसानी से समझ में आ जाता है, वो बाउंड्रीज भी सेट हो जाती हैं। तो दैट इज हाउ इट इज। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जिसको लेट हो रहा है वो आउट हो जाए, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं वेट करूंगी 5-7 मिनट, तो क्योंकि ऑलरेडी हम काफी नहीं 52 हो आज गए। ये आपने जो बताया है ना स्टार्टिंग से, तो ये बहुत अच्छा लगा जैसे सब चीजें वापस से सारी मतलब एक, रिकॉल हो गई। हाँ हाँ सारी एक में रिवाइज हो गई कि अब ये हाँ करते करते लगा कि अच्छा हमने इतना सारा किया था। इतना, हाँ स्टेप बाय स्टेप जैसे सारी चीजें आ गई। वही फ्लो फ्लो में मैंने घड़ी नहीं देखी, मेरी घड़ी में लास्ट में नजर पड़ी तो 9:45 बज गया था। देन आई रियलाइज, इसलिए मैंने फिर ट्रेन को दौड़ा दिया अपनी। हाँ जी बस अच्छा लगा। मुझे लगा किसी को खाना वाना भी खाना होगा, हाँ जी हम तो बिल्कुल खा पी के बैठे हैं। तो चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है? अदरवाइज अब हम मिलेंगे 25 तारीख को, 25th को यस मैम। ना, मीट ऑन 25th, एंड हैप्पी दशहरा, एंजॉय। तो थैंक यू नवरात्रि की मैम। शुभकामनाएं सबको बहुत बहुत। इंदिरा मैम गेस्ट आ गए इसलिए सॉरी, हम सुन रहे हैं आपका, हाँ, लेकिन आप जो बार बार बोल रहे हैं कि टाइम नहीं देखे टाइम नहीं देखे, तो टाइम आपका इतना कीमती टाइम जो हम लोग बोले बिना रहा नहीं, कैसे हम वहां से उठ के आए हैं, कि आपका इतना कीमती टाइम को आप हम लोग के लिए दिए, वो बहुत बड़ा बात है।
चलिए धन्यवाद। हम लोग को भी बहुत कुछ मिला है, वो तो है ही, खाना बनाना खिलाना ये तो हम लोग का काम है ही, करना ही होगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप जो टाइम दिए वो बेशकीमती है, चलिए थैंक यू। सारा कुछ बहुत अच्छा से हुआ है, इसलिए हम कान में लगा के सुन रहे हैं, लेकिन आ गए हैं वो भी हमको देखना पड़ रहा है, इसलिए सॉरी हम नहीं कर चलिए पा रहे। दशहरा एंजॉय कीजिए ओके और खुशी खुशी बी हैप्पी। सबका दशहरा बहुत बढ़िया होगा एंड हम मिलेंगे 25 तारीख को। ओके थर्ड ओके वीक रहेगा, वहां पे हम अपने इनर सेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हु एम आई, व्हाट एम आई। तो इसलिए ये 4-5 दिन प्लीज थोड़े सा इन एक्टिविटीज को कीजिए। मैं आज का भी शेयर कर दूंगी, लेकिन इन एक्टिविटीज को जरूर कीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये एक्टिविटीज करनी है। इन दिनों में होगा भी वो, हाँ होगा भी, तो हम ये लोग बाहर निकलेंगे ना, इतना गाड़ी जी 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 होगा, हाँ, तो ये चीजें अपने जरूर आप ये होगा। श्योर। तो कल अब ओके मिलते हैं आफ्टर अ ओके शॉर्ट लीव। गुड नाइट। ऑटम ब्रेक के बाद। थैंक यू मैम। हाँ ऑटम ब्रेक के थैंक बाद यू मिलेंगे। थैंक यू मैम, Okay, गुड ma'am. Thank you. नाइट, गुड नाइट। हैप्पी Thank you, ma'am. Good दशहरा, night. एवरीबॉडी। थैंक यू, Nice. Happy Navratri, हैप्पी Dashera. हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ। मैम